चैनल। आई एम योर एजुकेटर चंचल। लास्ट लेक्चर में हमने गुणसूत्र के बारे में पढ़ा था, उसकी संरचना कैसी होती है, क्यों उसे वंशागति के लिए उत्तरदायी माना जाता है, प्रोकैरियोट में वो किस तरह से होते हैं, यूकैरियोट में वो किस तरह से होते हैं। सो वो लेक्चर आप जरूर देख लीजिएगा। आज हम बात करने वाले हैं विशेष प्रकार के गुणसूत्रों की। जो सामान्य गुणसूत्र होते हैं वो तो हमने देख लिए हैं, अब कुछ स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोसोम, विशेष प्रकार के गुणसूत्र भी पाए जाते हैं, जिनमें आज हम पढ़ेंगे बी गुणसूत्र, लैंप ब्रुश गुणसूत्र और लार ग्रंथि गुणसूत्र, जिसे पॉलिटिन गुणसूत्र भी कहते हैं। सो यहाँ से बहुत बार प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर है। चलिए आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर बी गुणसूत्र की। देखो, बी गुणसूत्र पढ़ने से पहले एक चीज आप यहाँ पर क्लियर कर लो कि जो सामान्य गुणसूत्र होता है, जिसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में बताया था, जो यूकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होता है, उसे कहा जाता है ए गुणसूत्र। क्या कहते हैं? ए गुणसूत्र कहा जाता है। ठीक है। अब बहुत बार प्रश्न यहाँ से आता है, ये जो बी गुणसूत्र के अलग अलग नाम है वहां से प्रश्न पूछा जाता है, तो आपको ये जो है वो ध्यान रखना है। ठीक है। इसे अधिसंख्यक गुणसूत्र कहते हैं, सहायक गुणसूत्र कहते हैं और अतिरिक्त गुणसूत्र भी कहा जाता है। ठीक है। ये सामान्य ए गुणसूत्र के अतिरिक्त उपस्थित होते हैं, इसीलिए ही इसे अतिरिक्त गुणसूत्र कहा जा रहा है। ये एक या अधिक संख्या में पाए जाते हैं, इसीलिए अधिक संख्यक गुणसूत्र कहते हैं। ये सभी में पाए जाते हैं, जीव हो, पादप हो, कीट हो, सभी में हमें देखने को मिलते हैं। इसकी खोज के बारे में भी पूछा जाता है, तो इसकी खोज जो है वो मक्के में करी गई थी। ठीक है। वही अगर हम बात करते हैं इनके आकार की, तो ये जो सामान्य गुणसूत्र होते हैं उससे छोटे होते हैं। आप यहाँ देख सकते हो इनका आकार कैसा होता है, छोटा होता है। और उसके अलावा जो सामान्य गुणसूत्र हैं, ए गुणसूत्र, उनसे ये समानता भी नहीं दर्शाते हैं, उनके जैसे नहीं होते हैं। एक ही जाति के सभी सदस्यों में ये नहीं मिलते, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हमेशा ध्यान रहे। बी गुणसूत्र जो होता है एक ही जाति के सभी सदस्यों में देखने को नहीं मिलेगा। दूसरा, जिस जाति के सदस्य में है, यानी कि जिस जीव में उपस्थित है, उसकी सभी कोशिकाओं में भी नहीं पाया जाएगा। ठीक है। ना तो एक जाति के सभी सदस्यों में होगा और ना ही उस जीव की सभी कोशिकाओं में पाया जाएगा। ठीक है। उसके अलावा आपको ध्यान रखना है बी क्रोमोसोम में कि आनुवंशिक रूप से अक्रिय होते हैं। ठीक है। जो जिस तरीके से ए क्रोमोसोम हमें आनुवंशिकता के लिए देखने को मिलता है, उतना महत्वपूर्ण जो है बी क्रोमोसोम नहीं होते हैं। उसके अलावा ये नॉन मेंडेलियन आनुवंशिकता इनमें पाई जाती है, यानी कि जिस तरीके से हम जो नॉर्मल क्रोमोसोम होते हैं, ए गुणसूत्र होते हैं, उसमें हम देखते हैं युग्मन होता है, फिर उनका जो है अलग पृथक्करण होता है, वैसा इनमें कुछ देखने को नहीं मिलता है। ठीक है। हेटेरोक्रोमेटिन वाला जो भाग है हमने देखे थे, दो भाग है, एक यू क्रोमेटिन होता है, दूसरा हेटेरोक्रोमेटिन होता है। लेक्चर में है, लास्ट में आप जरूर देख लेना। तो इनमें अगर हम बात करते हैं तो इनका एक विशिष्ट पैटर्न हमें देखने को मिलता है। ठीक है। ये क्या करते हैं? ओज और उर्वरता को कम करते हैं। ये ध्यान रहे हमेशा, जो फर्टिलिटी होगी, उर्वरता होगी, उनका जो है संतति उत्पन्न करने की जो उनकी शक्ति है, उन सबको ये क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। उसके अलावा जो पुष्पन होता है, फूल लगना जो है, फूल खिलना, फ्लावरिंग जिसे कहेंगे, वो भी इनमें देरी से देखने को मिलता है इनकी वजह से। और क्या होता है? जो पराग है, पॉलन है और बीज है, सीड है, उनमें ये क्या करते हैं? बंध्यता उत्पन्न करते हैं, स्टेरिलिटी उत्पन्न करते हैं। तो ये तीनों पॉइंट जो है वो आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। ठीक है। अगला क्रोमोसोम यहाँ पर आता है लैंप ब्रुश क्रोमोसोम। ये विशेष प्रकार के महागुणसूत्र होते हैं। देखिए, दो महागुणसूत्र हम यहाँ पढ़ेंगे, एक तो हम लैंप ब्रुश गुणसूत्र देखेंगे, दूसरा पॉलिटिन देखेंगे। ठीक है। तो बहुत बार प्रश्न यहाँ से भी पूछा जाता है महागुणसूत्र कौन से हैं, तो एक तो लैंप ब्रुश है और एक पॉलिटिन है, आपको ध्यान रखना है। इसकी खोज किसने करी है, यहाँ से भी कई बार प्रश्न आता है, तो फ्लेमिंग और रुकर्ट ने करी है। ये कशेरुकी और अकशेरुकी दोनों में ही पाए जाते हैं। और कहाँ पे होते हैं, यहाँ से प्रश्न तो बहुत ही बार पूछा जाता है। तो जो अंड कोशिकाएं होती हैं हमारे oocytes होते हैं। ठीक है। उस साइट के केंद्रक में ये पाए जाते हैं और उन कोशिकाओं में जिनमें पीत जो यॉक होता है उसकी मात्रा बहुत ज्यादा हमें देखने को मिलती है। तो बहुत बार प्रश्न यहाँ से आता है, आपको ध्यान रखना है, ये oocyte या अंड कोशिकाओं के केंद्रक में पाए जाते हैं जिनमें पीत की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। विशिष्ट स्थान जो होते हैं वहां पर क्रोमेटिन की कणिकाएं धसी रहती है। आप ये इनकी स्ट्रक्चर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। अगर हम बात करें तो ये जो है यूं लूप बनाते हैं यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है। और ये यहाँ पर कणिकाएं उपस्थित होती हैं।
अब जैसा कि हमने संरचना में देखा कि ये जो क्रोमेटिन कणिकाएं होती हैं इनमें लूप निकलते हैं, तो ये ब्रश की तरह दिखाई देंगे। मान लीजिए अगर ये इस तरीके से है और यहाँ पर लूप निकले हैं, तो ये किस तरीके से हमें देखने को मिलेंगे, ब्रश के जैसे देखने को मिलते हैं। ब्रश देखिए ना आपने, कुछ ऐसी ही होती है वो भी। मुख्य अक्ष के दोनों ओर जो है बहुत सारे पार्श्व लूप यहाँ पर निकलते हैं, जैसा यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, लूप जो है वो क्रोमोमियर से बनते हैं और एक क्रोमोमियर से जो है 1 से 9 लूप बनकर आते हैं। यहाँ से प्रश्न आपसे यहाँ से पूछा जाता है कि जब अर्धसूत्रीय विभाजन में प्रोफेज की डिप्लोटीन अवस्था आती है, ये प्रोफेज 1 है। ठीक है, प्रोफेज 1 की डिप्लोटीन अवस्था आती है तो इनकी लंबाई जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। कहां पर, डिप्लोटीन में। और जब मध्यावस्था आ जाएगी तब इनकी संख्या कम हो जाएगी और फिर ये लास्ट में क्या है, विलुप्त हो जाती है। ठीक है, ध्यान रहेगा ये। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं लार ग्रंथि क्रोमोसोम। लार ग्रंथि क्रोमोसोम को ही पॉलिटिन गुणसूत्र यहाँ पर कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये भी विशेष प्रकार के महागुणसूत्र होते हैं। इसकी खोज किसने करी है, यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो बेल्बियानी ने करी है। कहां पर करी थी, तो ये डायप्टेरियन जातियों की लार ग्रंथि कोशिकाओं में पाए गए थे, इसलिए ही इन्हें लार ग्रंथि गुणसूत्र भी कहा जाता है। ठीक है, और अगर हम इनकी बात करते हैं तो ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो लार ग्रंथि कोशिकाओं में होते हैं। उसके अलावा जो मैलपिघी नलिकाएं होती हैं उनमें देखने को मिलते हैं। ड्रोसोफिला की आंत के एपिथेलियम स्तर में होते हैं और कुछ डायप्टेरिया की लार्वा अवस्था में ये देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब क्योंकि हम इन्हें महागुणसूत्र कह रहे हैं तो ये कैसे होते हैं, बहुत बड़े आकार के होते हैं। तो जो साधारण गुणसूत्र होता है उससे 200 गुना तक ये बड़े हमें देखने को मिलते हैं जब कोशिका का विभाजन होता है। ठीक है, जाहिर सी बात है गुणसूत्र हमें कोशिका विभाजन के समय ही दिखाई देते हैं, तो तभी ये 200 गुना बड़े हमें दिखाई देते हैं। इनके लिए ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये कायिक कोशिकाओं में भी कैसे होते हैं, युग्मित होते हैं, पेयर्स में देखने को मिलते हैं। इसीलिए इनकी संख्या क्या होती है, साधारण गुणसूत्रों से कम हमें वहां दिखाई देती है। इनमें अनुप्रस्थ पट्टियां पाई जाती है, देखते हो आप ये इस तरीके से जो है इनमें ये बैंड्स पाए जाते हैं, पट्टियां पाई जाती हैं, कुछ गहरी होती हैं और कुछ हल्की हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो ये पट्टियां वहां पर देखने को मिलती है। ये पट्टियां कैसे बनकर आई हैं, तो क्या होता है कि लगातार वहां पर क्या होगा, इनका जो अर्ध गुणसूत्र होते हैं उनका बारंबार क्या होता रहता है, अंतः प्रतिवलन होता रहता है, रीडुप्लीकेशन होता रहता है। जिसकी मतलब क्या होगा कि कोशिका तो विभाजित नहीं हुई, उसके बिना ही क्रोमेटिन क्या है वहां पर रेप्लिकेट होता जा रहा है। तो क्या है, बहुत सारे बैंड्स वहां पर बनकर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रहेगी। आज के लेक्चर में इतना ही। इससे ज्यादा आपसे प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, जितना भी आपसे पूछा जाता है वो सब मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। होप सो आपको लेक्चर पसंद आया होगा। आप कमेंट करके मुझे जरूर बताना, शेयर कर देना, लाइक कर देना। और नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो हम गुणसूत्रों में जो संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं वो देखेंगे, और उसके अलावा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम इसमें क्या संख्यात्मक परिवर्तन होते हैं वो देखने वाले हैं। दोनों ही लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। चैनल सब्सक्राइब आप जरूर कर लेना, बेल आइकन जो है वो दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड स्टे ट्यून फॉर अपकमिंग इंटरेस्टिंग लेक्चर्स। थैंक यू।